हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यूपीएससी सीसेट सेट बी का 26 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे, है ना। 26 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है प्रश्न? शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए। मान लो कि शहद कितना है, यहाँ पे हम लिखते हैं शहद। शहद मान लो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है ना। ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य, और शहद की लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, है ना। लागत मूल्य शहद की कितनी मान लेते हैं? लागत मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ, है ना। 20% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, 20% का लाभ हो तो इसमें मान लो शहद ये है, इसमें हम मान लेते हैं 20 ग्राम पानी मिला देते हैं। ठीक है, 20 ग्राम पानी मिलाएंगे तो शहद कितना हो जाएगा? शहद हो जाएगा 120 ग्राम, है ना। 120 ग्राम का शहद है और 100 रुपये का हम 100 रुपये का 100 ग्राम बोल रहे हैं, तो 120 ग्राम कितने का बिकेगा? 120 ग्राम बिकेगा, 120 ग्राम बिकेगा 120 रुपये का, है ना। सिंपल सा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट। 120 ग्राम कितने का बिकेगा? 120 रुपये का। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। तो शहद में कितने प्रतिशत मिलाया जाए? 20 ग्राम मतलब 20% इसमें जल मिलाया जाना चाहिए। 20% इसमें जल मिलाया जाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 20%। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। 30 की पावर 30 के मान में शून्यों से सबसे दाहिने अंक का कौन सा दाहिना अंक कौन सा है ना। मतलब 30 की पावर 30 बोला है इन्होंने। ठीक, हमको यहाँ पे क्या करना है? जीरो के पहले, मतलब जीरो, इधर जीरो जितनी भी रहती है इसके इधर यूनिट प्लेस निकालना है कि यूनिट प्लेस कौन सा है। तो हम इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ये सी है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 28, और रिमेनिंग कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। 28 रिमेनिंग 2 आएगा। और 3 की पावर 2 कितना होता है? 3 की पावर 2 होता है 39 है। 3 की पावर ये कितना जाएगा? 2 बचेगा ना। तो 3 30 की पावर 30 लिखना है ना। 3 9 27 81, इसको अलग से करके बताते हैं। ठीक है, एक सेकंड। अपना ये प्रश्न है 30 की पावर, है ना। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर, है ना। 3 इंटू 30 10 की पावर, है ना। ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब इन पे तो जीरो जीरो आएंगी लास्ट तक, है ना। और एक आएगा, है ना, मतलब एक के आगे 30 जीरो आएगी। और इसका हमको यूनिट प्लेस निकालना है। तो सी की पावर 38, है ना। तो इसको 30 को हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं। सी की पावर 38, पावर 38
4 से डिवाइड करो 7 और रिमेनिंग कितना आएगा 2, है ना। इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, की पावर 2 मतलब 9 इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न क्या बोला है, सी की पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा हो जाएगा, सबसे दाहिना अंक हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 9 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। समान शेषफल 1 प्राप्त होता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही रहे। 421 और 427, 421 और 427, ठीक है। तो 2 से देगी तो 2 से चला जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा, इसमें भी एक रिमाइंडर आएगा। 3 में देखिए, है ना, 3 से भी एक रिमाइंडर आएगा इसका, 3 से भी, है ना, इसमें भी एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 4 से नहीं आएगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा इसलिए 4 से नहीं आएगा। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ। 6 से 6 से 6 से ये चला जाएगा, ठीक है। इसमें 3 ऐसे 7 से नहीं जाएगा, ये सत्संग 42 और सत्संग 42 और ये 0 आ जाएगा, है ना। 8 से भी नहीं जा रहा है, 8 से भी देख लेते, है ना। 8 1 8 8 2 16 8 5 40, है ना। 8 या 24 नहीं जा रहा है, 8 से भी। 9 से 9 चुक 36 और बचे 6, है ना, 1 9 9 छक 54, इससे भी 9 से भी नहीं जा रहा है, 10 से भी नहीं जा रहा है ना। मतलब एक रिमाइंडर नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति। एक रिमाइंडर किन किन स्थितियों में आ रहा है, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं और 6 से डिवाइडर कर रहे हैं, तो इसमें एक रिमाइंडर आ रहा है और इसमें भी एक रिमाइंडर आ रहा है ना। तो 2 3 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, ऐसी 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 संख्याएं इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्या बोल रहा है 29 क्वेश्चन में, एक डिब्बे केन में एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान आमाप, है ना, जो समान साइज होती है आमाप की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाए। बोतलों की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल आमाप संभव है, हमें ये बताना है। 399 और 532। 399 एक्स में कितना है 399 और वाई में है 500, ठीक है। तो दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए पहली बात तो, है ना। और ये देखना है 399 500, ठीक है। तो पहले तो एक से ही हो जाएगा, है ना। 1 लीटर का अगर कोई हम निकाल लेंगे आमाप वाला तो ये दोनों में चला जाएगा, है ना, ठीक है। 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, देखिए एक सेकेंड, है ना। 399 512, 3 से जा रहा है क्या, 3 से ये जा रहा है 3 एकम 3 1 2 बचे, है ना। 3 से नहीं जा रहा है ना। 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 6 से भी नहीं जा रहा है, 7 से ही चला जाएगा, है ना। 7 लीटर वाला जाएगा, है ना। क्योंकि 7 5 35 बचे 4, 7 7 49 चल जाएगा, 7 7 49 बचे 4, 7 चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, है ना। 7 लीटर क्या हम आपसे लिए चला जाएगा। अब आप इसको देखते जाएंगे तो 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 14 से भी नहीं जा रहा है,
15 से भी नहीं जा रहा है, 16 से भी नहीं जा रहा है, 17 से भी नहीं जा रहा है, 18 से भी नहीं जा रहा है, 19 से ये जा रहा है। 19 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 19 से कम 19, तो ये तो डिवाइड हो रहा है 19 से, है ना। और ये 19 से कम 19, 19 दूनी 38, है ना, 19 दूनी 38, बचे 38, 48, है ना, अच्छा 15 बचे और 152, 19 नाम है कि 152, तो ये 19 से, है ना, 19 से जा रहा है। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है ऐसे कितने आमाप, भिन्न भिन्न बोतलों के कितने आमाप संभव है ना, कितने आमाप संभव है। तो 3 तो हमको मिल ही गए, और एक और मिल रहा है इसमें 7 इंटू 19, 7 इंटू 19, 7 इंटू 90 कितने होते हैं, 133 लीटर। अगर इसका भी बनाएंगे तो वो भी चला जाएगा। 133 इंटू 3, 399 होता है ना, और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 532 हो जाएगा। तो ये भी इस आमाप का भी कोई, मगर वो होगा, इस आमाप का भी बोतल होगी तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो कितने, हम कितने तरह के, एक लीटर वाले में भर सकते हैं, 7 लीटर वाले में भर सकते हैं, 19 लीटर वाले में भर सकते हैं और 133 लीटर वाले में भर सकते हैं। 4 इसके आंसर होने चाहिए। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल आमाप संभव है, तो 4 भिन्न भिन्न बोतल आमाप संभव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योगफल s इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ x, y और z में से प्रत्येक 10 से भिन्न एक छोटी अभाज्य संख्या। पहला, s का इकाई अंक 0 हो सकता है। दूसरा है s का इकाई अंक 9 हो सकता है। तीसरा है s का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब हमको टेस्ट करना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो योगफल x इजिकल टू एस इजिकल टू एक्स वाई जेड दिया है, एक्स इजिकल टू क्या दिया है, एस इजिकल टू दिया है एक्स प्लस वाई प्लस, है ना, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है पहले देख लेते हैं। 10 से छोटी 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ये अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला ये तो हो गया ना। अब बोल रहा है एस का इकाई अंक 0 हो सकता है, एस का इकाई अंक 0 हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, जैसे हम मान लो कि 2 को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं और 5 को जोड़ते हैं, है ना, 2 को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं, 5 को, तो ये कितना जाएगा 10। इकाई अंक 0 हो सकता है क्या, हो सकता है, ये 0 आ गया, है ना, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा, है ना, एस का इकाई का अंक 0 हो सकता है। अब एस का इकाई अंक 9 हो सकता है क्या, 9 हो सकता है क्या, इनको किसी को भी हम जोड़ते हैं 3 को तो 9 आ रहा है क्या, 3 और 5 कितने हो रहे हैं, 3 अंकों को जोड़ना है, माने कि 5 और 2, 7 3 10 हो रहा है, 5 7 और 3 10 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, लेकिन एक और जोड़ेंगे 3 12 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नहीं आ रहा है ना, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं पा रहा, तो एस का इकाई अंक 9 नहीं हो सकता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई भी, इनमें तीनों को जोड़ने से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बन पा रहा है जिससे 9 आता हो, है ना, मतलब 9 नहीं आ रहा है। एक और कंडीशन क्या दी है, एस का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या, अगर उसने बोला कि इनको जोड़ने पर इकाई अंक 5 आ सकता है क्या,
है ना, आ सकता है। देखो 7 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, 7 5 12, उसमें 3 जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 15, इसमें 5 आ जाएगा इकाई अंक। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जैसे तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3 इसमें सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए? नीचे दिए गए 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। परिच्छेद फर्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम घरेलू उपभोग तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। इस बढ़ती बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग 45% तक भूमि निम्नीकरण, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण निर्वनीकरण, असंधारणीय कृषि पद्धतियां और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण है। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। 6 के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न संधारणीयता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? पहला है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्तियों से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, ये कथन सही है, क्योंकि ऐसा इस परिच्छेद में वर्णन किया गया है। तीसरा हमारा आता है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है, ये कथन भी सही है। चौथा है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा इस कथन में या परिच्छेद में कोई वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। कौन कौन सी? खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है, ये कथन मतलब ये पूर्व धारणा सही है। दूसरा है, खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है, तो ऐसा इस परिच्छेद में कोई वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये कथन यह पूर्व धारणा, ये वाली पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक वाली पूर्व धारणा मान्य, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की ओर। नेक्स्ट पैसेज क्या है? जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें जो कि पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थी, सरकारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती है। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन या बैकअप
के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो जाती है, ना कि मुद्रा अस्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती है। मौद्रिक अनियंत्रण, जिसे मॉनेटरी अनमोडलिंग बोलते हैं, का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष या निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं या दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? पहला है, केंद्रीय बैंक बजट समुद्रण के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। ये कथन ये इस निष्कर्ष से निकाला जा सकता है। दूसरा, मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर है। तो ये भी इस परिच्छेद में वर्णित है, इससे इसको निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। कौन कौन सी? उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, तो पूर्ण रूप से ऐसा उत्तरदायी नहीं है, तो ये पूर्व धारणा असत्य हो जाएगी। उच्चतर कीमतें दीर्घावधिक सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती है, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? दोनों ही पूर्व धारणाएं मान्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना दो। अब आता है हमारा नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। एक घन को 64 समरूप या आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संख्या क्या है ना? 64 बनाने हैं, तो 64 के ऐसे 64 आइडेंटिकल टुकड़ों में काटना है एक घन को, तो हमें ऐसे उसको फैक्टर निकालने होंगे जो आसपास हो बिल्कुल 3, है ना? तो इसका सिंपल सा 64 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू, है ना? 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है L माइनस 1 M माइनस 1 N माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टर होता है। ये 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा ये। तो L माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, M इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और N इज इक्वल टू 3, है ना? और आवश्यक न्यूनतम कांटों की संख्या निकालते हैं, तो इसमें क्या जाता है? L प्लस M प्लस N माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एल प्लस एम प्लस एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना? तो ये कितने हो जाएंगे? 3 9 3 6 9, तो इसका 9 आंसर आएगा। आवश्यक न्यूनतम कांटों की संख्या 9 होगी, इसकी 9। ठीक है। ऐसे अगर कोई और बुक हो 64 की जगह, देख लीजिए 64 की जगह मान लो कि 128 हो, तो उसका हमको इस तरह से फैक्टर निकालना है कि वो काफी फैक्टर एक दूसरे के काफी करीब हो, है ना? उससे हमको निकालना है ऐसी एल माइनस एम, एल माइनस 1 एम माइनस 1 एन प्लस 1, और तीनों को जोड़ देना है, तो इससे उसका आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो इसका अभी इसका आंसर होगा 9। अब आता है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। व्यंजन 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार में स्टार को प्लस माइनस इनटू में से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जाना है, तो व्यंजन का न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या होगा? मतलब ये एक व्यंजक दिया है, इसमें इन सभी को लेना है और किसी को 2 बार ले सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक बार नहीं ले सकते। तो इसका न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या होगा, ये हमें पता करना है ना? जैसे मान लो कि 5 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2, है ना? स्टार की जगह अब हम क्या ले सकते हैं? मान लो प्लस ले लिया, +1। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा 3 दूनी 6
6 में से 4 गए तो 2, 2 और 6, 6 में से 4 गए तो -2, -2 में से 5 तो 3 और 1 4, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन और दूसरा भी कोई हो सकता है, 4 से भी तो छोटा हो सकता है। 4 तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। अब हम लेते हैं 5, 5 माइनस को हम 2 बार ले लेते हैं, मान लो 5 माइनस 4, यहाँ भी माइनस ले लेते हैं, -3। अब ले लेते हैं 3 के बाद प्लस ले लेते हैं, +2, है ना। वो क्या बच गया, इंटू बच गया, इंटू 1। इसका मान कितना आ रहा है, 5 में से 4 गए तो 1, है ना। 1 -3 -2 हो जाएगा, -2 +2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 न्यूनतम ऋणोत्तर मान है, इसके नीचे कोई है ही नहीं, देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। विभिन्न कंडीशंस आपको देखनी है, जिससे इससे कम से कम आए। तो हमारा इसी में 0 आ गया है, तो अब 0 से कम तो होगा नहीं, नहीं तो ऋणोत्तर ऋण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 इसका आंसर आएगा। अब आता है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर से हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।